नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल समैया जी, जो बंसल हॉस्पिटल में सीनियर ओंकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अतुल, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं लिवर कैंसर के उपचार और उसके बचाव के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर अतुल समैया जी से। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करना चाहूँगी। आपसे एक बात समझना चाहेंगे, जब बात कैंसर की हो ही रही है तो लिवर कैंसर क्या होता है, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे। देखिए, हमारे जो एब्डोमेन या पेट में राइट साइड में ऊपर के हिस्से में लीवर या जिगर स्थित होता है। लीवर में सामान्य तौर पे दो तरह की सेल्स होती हैं, एक हेपेटोसाइट कहलाते हैं और दूसरे कोलेंजोसाइट्स कहलाते हैं। यानी कि एक नॉर्मल लीवर का काम करते हैं और दूसरा बाइल सिक्रेशन, जिसे हम पित्त कहते हैं। पित्त का निर्माण भी लीवर के अंदर होता है, तो उन्हें कोलेंजोसाइट्स कहते हैं। तो कोई भी कैंसर जब हेपेटोसाइट्स जो सेल्स हैं उनको अफेक्ट करता है तो वो लीवर कैंसर या जिसे हम कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा SCC वो कहलाता है। और दूसरा जो कोलेंजोसाइट सेल्स होती हैं उनसे जब ओरिजिन होता है तो उसे हम इंट्राहेपेटिक कोलेंजो कार्सिनोमा कहते हैं। ये दो तरह के कैंसर, प्राइमरी कैंसर्स लीवर के अंदर होते हैं। बिल्कुल, दो तरह के कैंसर तो डॉक्टर आपने बता दिए, लेकिन आपसे एक बात समझना चाहेंगे, लिवर कैंसर होने की वजह क्या होती है? देखिए, लीवर कैंसर कई वजह से हो सकता है और जो सबसे कॉमन या मुख्य वजह है लीवर का इन्फेक्शन होता है। और लीवर के इन्फेक्शन के बारे में सभी ने हेपेटाइटिस बी के बारे में सुना होगा, हेपेटाइटिस सी के बारे में सुना होगा। ये हेपेटाइटिस यानी लीवर को अफेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, जो मरीज को जॉन्डिस कर सकते हैं या दूसरी वजह से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये आगे चल के मरीज में जो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है आगे चल के कैंसर में बदल सकता है। और एक मुख्य वजह इसकी ये होती है। इसकी दूसरी वजह होता है सिरोसिस। सिरोसिस का तात्पर्य होता है लीवर के अंदर जो नॉर्मल सेल हैं उनकी जगह पे स्कारिंग हो रही है, स्कार टिश्यू बन रहा है, जिससे लीवर की साइज़ छोटी होती जाती है और फिर सिरोटिक लीवर में कैंसर डेवलप हो सकता है। जो सिरोटिक लीवर होने की जो मुख्य वजह है उसमें सबसे प्रमुख वजह है अल्कोहल या शराब का सेवन। यदि कोई व्यक्ति लगातार शराब का सेवन सालों से कर रहा है उसमें लीवर सिरोसिस हो सकता है। कहते हैं कि एक पैग प्रतिदिन भी लेता है तो उससे भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। तीसरी वजह होती है कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो अनाज में लग जाते हैं। उससे एक टॉक्सिन निकलता है जिसे अल्फ़ा टॉक्सिन कहते हैं। वो अल्फ़ा टॉक्सिन लीवर सेल्स को अफेक्ट करता है और वहाँ पे लीवर कैंसर की वजह बन सकता है। एक और वजह होती है, जो लोग कुछ कहते हैं कि साहब मैं तो ना शराब पीता हूँ, ना मुझे कभी हेपेटाइटिस हुआ है, ना बी हुआ है, ना सी हुआ है, फिर उनमें लीवर कैंसर क्यों हो सकता है? इसकी एक वजह है फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी कि लीवर के अंदर फैट का संग्रह नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा हो गया है और इसकी मुख्य वजह है मोटापा या वजन का बढ़ना। जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स या मिठाई का ज़्यादा सेवन करते हैं, वसा का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें फैटी लीवर हो जाता है। और फैटी लीवर के लिए ज़रूरी नहीं है कि मोटा हो आदमी, यदि किसी व्यक्ति का वजन नॉर्मल से ज़्यादा है उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। और ये फैटी लीवर आगे चल के सिरोसिस में बदल सकता है और सिरोसिस की वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये 3-4 जो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से लीवर कैंसर होता है। बिल्कुल, तो 3-4 प्रमुख कारण डॉक्टर ने हमें बताए हैं जिसकी वजह से लिवर कैंसर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, जब आपसे समझा था कि लिवर कैंसर क्या होता है तो आपने एक टर्म यूज़ किया था प्राइमरी लिवर। वो लिवर कैंसर कैसे होता है, एक बार ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, लीवर में एक जो प्राइमरी कैंसर का तात्पर्य होता है कि जो कैंसर का ओरिजिन है वो लीवर सेल्स के अंदर है। लीवर यानी जिगर के अंदर जो सेल्स ओरिजिन, कैंसर का ओरिजिन होता है, जहाँ से शुरुआत होती है कैंसर की, उसे प्राइमरी कैंसर कहा जाता है। किंतु लीवर में दूसरे कैंसर भी स्प्रेड कर सकते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कैंसर कहते हैं। तो प्राइमरी कैंसर सामान्य तौर पे 3 तरह से होते हैं। एक तो मैंने बताया हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो हेपेटोसाइट से होता है, कोलेंजो कार्सिनोमा जो लीवर की कोलेंजोसाइट सेल से होता है, और तीसरा एक हेपेटोब्लास्टोमा जो जनरली बच्चों में या पीडियाट्रिक एज ग्रुप में देखने को मिलता है, हेपेटोब्लास्टोमा होता है। हेपेटोब्लास्टोमा जनरली लीवर की जो हेपेटोसाइट से पहले जो सेल्स होती हैं, हम कहते हैं डेवलपमेंट सेल्स होती हैं, उनमें होता है।
तो ये 3 तरह के जो कैंसर्स हैं सामान्य तौर पे प्राइमरी कैंसर कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात प्राइमरी कैंसर की हो ही रही है डॉक्टर, तो सेकेंडरी लिवर कैंसर क्या होता है? ये भी आपसे निश्चित रूप से समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी यानी उसका ओरिजिन लीवर के अंदर है, सेकेंडरी यानी कहीं और से स्प्रेड होकर कैंसर लीवर के अंदर आया है। वह प्राइमरी उनका स्तन हो सकता है, कोलान हो सकता है, पैनक्रियाज हो सकता है, स्टोमक आमाशय हो सकता है। तो यानी कि जो कैंसर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में ओरिजिन हुआ है और स्प्रेड होकर रक्त के माध्यम से लीवर में वो डिपॉजिट हो गया, उसे हम सेकेंडरी कैंसर कहते हैं। सेकेंडरी कैंसर जनरली हम उसको सेकेंडरी कैंसर, चूँकि एक आम भाषा में या समझाने के लिए उपयोग होने वाला टर्म है। ऐसे लीवर में जब इस तरह के कैंसर अफेक्ट करते हैं तो उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, प्राइमरी कोलन कैंसर विद मेटास्टेसिस इन द लीवर या सेकेंडरीज इन द लीवर, इसलिए सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। और प्राइमरी से इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है क्योंकि दोनों का इलाज अलग अलग होता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि दोनों का इलाज अलग अलग होता है, लेकिन अगर डॉक्टर बात लिवर कैंसर की जाए तो उसके क्या लक्षण है? कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति जो है वो लिवर कैंसर से पीड़ित है? देखिए, प्राइमरी कैंसर के लक्षण अलग होंगे, सेकेंडरी कैंसर के लक्षण अलग होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति सेकेंडरी कैंसर का, लीवर में सेकेंडरी कैंसर होता है पर उसके जो लक्षण होते हैं लीवर में कैंसर आने की वजह से होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कहीं और भी कैंसर है। और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि कैंसर की शुरुआत पैनक्रियाज में हुई थी या फिर कोलन में हुई थी। जो लक्षण सामान्य तौर पे लीवर के जो प्राइमरी कैंसर्स होते हैं कोई लक्षण नहीं देते हैं अर्ली स्टेज पर। जो लीवर में साइज बढ़ जाता है, मांस जैसे या गठान का स्वरूप ले लेता है, बड़ा साइज हो जाता है, तब व्यक्तियों को एक लंप महसूस हो सकता है पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ। इसके अतिरिक्त वजन कम हो सकता है, भूख कम लग सकती है, पीलिया हो सकता है। ये जो कुछ लक्षण हैं जो प्राइमरी कैंसर के होते हैं। और जब एडवांस स्टेज में कैंसर होता है तो पेट में पानी भर सकता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये फेफड़ों में पहुंच सकता है। और दूसरे, यदि इसमें जॉन्डिस ज़्यादा हो जाता है तो यूरिन पीले होने के साथ साथ लोगों को खुजली होने लगती है। पर ये एडवांस स्टेज के कैंसर के लक्षण हैं। अर्ली स्टेज या शुरुआती तौर पे लीवर कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते हैं। और शुरुआती कैंसर सामान्य तौर पे व्यक्ति जब कोई और जांच कराने जाता है और उसके सोनोग्राफी में जांच होने पर पता चलता है कि उसको तो लीवर कैंसर की शिकायत है। बिल्कुल, बहुत बार तो ऐसा होता है कि पता भी नहीं चल पाता है। और डॉक्टर, बहुत बार देखा जाता है कि थर्ड स्टेज में ही पता चलता है व्यक्ति को कि वो इस बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है। अगर बात की जाए इसके इलाज की, लिवर कैंसर का क्या इलाज है डॉक्टर? देखिए, लीवर कैंसर का जो इलाज होता है कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं या कई तरह से इनका इलाज किया जाता है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि लीवर जो कैंसर है किस स्टेज पे है, प्राइमरी लीवर कैंसर है या सेकेंडरी लीवर कैंसर है, और पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट का जो स्टेटस यानी जनरल कंडीशन, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका जो हालत है वो कैसी है, इन सारी चीज़ों पे उसका इलाज निर्भर करता है। और जो लीवर है, स्पेशली सिरोटिक लीवर है, जो लीवर फाइब्रोसिस से स्कार हो चुका है, तो बचा हुआ लीवर कितना काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे इलाज निर्भर करता है। यदि हम इलाज की बात करते हैं तो सबसे प्रथम लीवर कैंसर में यदि पॉसिबल होती है तो ऑपरेशन किया जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं जिस स्टेज में हमारे पास आते हैं वो सर्जरी के कैंडिडेट नहीं होते हैं क्योंकि उनका कैंसर एडवांस स्टेज पे होता है या लीवर के दोनों तरफ होता है। कुछ केसेज में इसीलिए जब लीवर दोनों तरफ, लीवर की दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट, यदि दोनों तरफ पहुंच चुका है पर लिमिटेड डिजीज है, प्राइमरी लीवर कैंसर है, तो उसको लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक क्रायोअबलेशन टेक्निक होती है जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है जो 80 डिग्री, 70 डिग्री, -80 डिग्री -70 डिग्री पे उसको फ्रीज कर देती है ट्यूमर को। एक विधा होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जहाँ वाइब्रेशन के द्वारा हीट जनरेट की जाती है और उस ट्यूमर को जलाया जाता है। फिर कीमोथेरेपी होती हैं, कीमोथेरेपी में टैस एक वर्ड होता है, ट्रांस आर्टरियल कीमोथेरेपी, जहाँ पे लीवर की आर्टरी को पंचर करके कीमोथेरेपी लीवर के अंदर दी जाती है। इसके अतिरिक्त रेडियो न्यूक्लाइड्स जो होते हैं, उनकी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जैसे हम स्फीयर कहते हैं, वो भी ट्रांस आर्टरियल लीवर की जो आर्टरी होती है उसके अंदर पंचर करके उनको उसके इंजेक्ट किया जाता है और ट्यूमर साइट पे भेजा जाता है।
इसके अतिरिक्त टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। ये सारी विधाएं जो लगभग कैंसर के इलाज में यूज होती हैं वो लीवर कैंसर के इलाज में यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। रेडियोथेरेपी भी SBRT जो होती है वो भी इस लीवर कैंसर के इलाज में प्रयोग में लाई जाती है। बिल्कुल, बहुत सी थेरेपीज़ डॉक्टर आपने बता दी हैं, शायद नाम याद करना भी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आप ही से समझेंगे, एक-एक करके सब समझते हैं। डॉक्टर, आपसे पहले तो समझना चाहूँगी कि RFA, TACE, TARE क्या भोपाल जैसे शहर में भी उपलब्ध है? क्योंकि आपने इन थेरेपीज़ के बारे में बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सकती है मरीज़ के लिए। जी हाँ, हमारे शहर भोपाल में भी टेस्ट, टेयर, RFA अवेलेबल हैं और ये प्रोसीजर सामान्य तौर पे की जाती हैं। इसमें किया क्या जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी में एक वायर होता है या एक नीडल होती है जिसे हम सोनोग्राफी के माध्यम से लीवर की जहाँ पर ट्यूमर होता है उस जगह पे इंजेक्ट करते हैं। जैसे बायोप्सी ली जाती है उसी तरह एक नीडल को हम इंजेक्ट करते हैं और उसमें फिर वाइब्रेशन जनरेट किए जाते हैं उस प्रोब के अंदर, और उसके साथ उस वाइब्रेशन की वजह से जो ट्यूमर है या लीवर कैंसर है वो जला दिया जाता है। एक आम भाषा में यदि हम बोलेंगे उसको जला दिया जाता है। इसी तरह एक क्रायो एब्लेशन की जो मैंने बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन को उसमें इंजेक्ट किया जाता है। कुछ लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल कुछ केसेज में इंजेक्ट किया जाता है ट्यूमर के अंदर। इसी तरह टेस्ट जो होता है, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको करते हैं और हेपेटिक आर्टरी को पहले आइसोलेट किया जाता है या उसको पंचर किया जाता है सोनोग्राफी में देख के, और उस पंचर के थ्रू नीडल और वायर डाला जाता है। उस वायर के माध्यम से फिर कैथेटर डाला जाता है और कैथेटर से फिर कीमोथेरेपी बिल्कुल टारगेट जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ तक पहुँचाई जाती है। इसी तरह टेयर होता है, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, और टेस का मतलब होता है ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, मतलब एम्बोलाइज करते हैं हम उस आर्टरी को कीमोथेरेपी के ड्रग्स के माध्यम से। तो ये भोपाल में अवेलेबल हैं और सामान्य तौर पे ये प्रोसीजर्स की जाते हैं। निश्चित रूप से शायद सभी जो मरीज़ हैं कैंसर पीड़ित उनके लिए भी एक राहत की बात होगी कि ये जो थेरेपीज़ हैं वो भोपाल में अवेलेबल है। डॉक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो SBRT भी एक थेरेपी है, जैसा कि आप उसके बारे में थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो आपसे समझना चाहेंगे कि SBRT क्या होती है, कैसे उससे उपचार किया जाता है? SBRT एक रेडिएशन या रेडियोथेरेपी, जिसे आम भाषा में बिजली की सिकाई कहा जाता है, उसका भाग है। SBRT का मतलब होता है स्टेरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, और इसमें रेडिएशन सामान्य तौर पे हम जब सुनने में आता है कि 25 दिन चलता है, 30 दिन चलता है, पर इस SBRT में जो कैंसर होता है उसको प्राइमरीली टारगेट किया जाता है और केवल उतने हिस्से तक रेडिएशन पहुंचाया जाता है और ये केवल 5 दिन के अंदर समाप्त किया जाता है। तो ये एक रेडिएशन का ही हिस्सा है और रेडियोथेरेपी की मशीन के द्वारा ही किया जाता है, पर इसमें टारगेट होता है। और एक जिस तरह से आपने जो टारगेटेड मिसाइल के बारे में सुना होगा, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, इसी तरह ये टारगेटेड होती है रेडियोथेरेपी और उसी हिस्से को अफेक्ट करती है और बाकी लीवर के हिस्से पर रेडिएशन का इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये थेरेपी भी भोपाल में अवेलेबल है। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन जिस प्रकार से लिवर कैंसर की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कैंसर एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। जब भी कोई इससे पीड़ित होता है तो चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बचने के चांस बहुत कम होते हैं। क्या लिवर कैंसर से बचा जा सकता है? देखिए, कोई भी कैंसर हो, यदि सही समय पर सही इलाज किया जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। लोगों में आज भी ये बहुत बड़ा मिथ है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता है या एडवांस स्टेज पर ही पता चलता है। तो निश्चित तौर पे लीवर कैंसर से भी बचा जा सकता है और इसके बचने के उपाय बहुत सिंपल भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो लीवर कैंसर की जो मुख्य वजह है हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस जिसे बी और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों इन्फेक्शन वैसे ही फैलते हैं जैसे HIV या एड्स फैलता है, यानी कि नीडल के द्वारा, अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के माध्यम से, नीडल प्रिक करने से, तो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से। ये 3 जो कॉमन तरीके हैं HIV या एड्स फैलने के, वही हेपेटाइटिस बी और सी फैलने के होते हैं और बहुत सारे केसेज में ये मदर से बच्चों में पहुंच जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है जिससे इससे बचा जा सकता है। तो जिन लोग बचपन में इम्यूनाइजेशन नहीं किया है उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये अवेलेबल है। आप हेपेटाइटिस बी से बचेंगे तो निश्चित तौर पर हेपेटाइटिस बी से होने वाले कैंसर से भी बचेंगे। दूसरा, जिन व्यक्तियों को हेपेटाइटिस सी का संक्रमण है, इन्फेक्शन है लीवर में, उन व्यक्तियों को
अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जो पेट रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी सी दोनों का ही इलाज संभव है, दोनों ही अब ट्रीटेबल हैं। जनरली पहले ये माना जाता था कि वायरस इन्फेक्शन का कोई तोड़ नहीं होता, वायरस का कोई इलाज नहीं होता, किंतु लीवर को अफेक्ट करने वाले हेपेटाइटिस बी और सी दोनों इन्फेक्शंस का इलाज है, और यदि आप इलाज कराते हैं तो निश्चित तौर पे इन कैंसर से बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत से मरीज डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो कि शायद हेपेटाइटिस बी और सी को नहीं समझ पाते होंगे, तो आपसे समझना चाहेंगे दोनों ही बीमारियों को। हाँ देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों जैसे लीवर का इन्फेक्शन होता है जिसे आमतौर पे हम पीलिया कहते हैं। पीलिया के साथ जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है वो पीलिया के साथ आता है, और मरीज की जब जांच होती है तो पता चलता है उसको हेपेटाइटिस ए बी सी डी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो हेपेटाइटिस किसी को बी है, किसी को सी है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि उनको हेपेटाइटिस बी और सी कैसे हो गया। उसमें एक वजह होती है मदर से बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है वायरस, उसकी वजह से हो सकता है, और उनको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज हेल्थ चेकअप या रेगुलर चेकअप की इम्पोर्टेंस आती है कि ऐसे व्यक्तियों को बीच बीच में अपने हेपेटाइटिस बी और सी या रेगुलर हेल्थ चेकअप जब कराते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी शामिल होते हैं। हमारे पास पेशेंट जो भी सर्जरी के लिए आते हैं उनको सर्जरी के पहले HIV, हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट किया जाता है। ऐसे भी कई लोगों को पता चलता है कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी है। तो और दूसरा, यदि आप सोनोग्राफी टेस्ट कराते हैं तो सोनोग्राफी में कई बार लीवर के अंदर चेंजेस दिखते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का एक्टिव इन्फेक्शन है या पुराना इन्फेक्शन है। और यदि लीवर में चेंजेस मिलते हैं तो उनके माध्यम से फिर हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराया जाता है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता चल सकता है कि हेपेटाइटिस बी या सी है कि नहीं है। और जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं उनको हमेशा कहते हैं कि भाई शराब का सेवन आपके लिए भी सेफ़ नहीं है और परिवार के लिए भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यदि आपको सिरोटिक लीवर होता है तो आप ही अकेले उससे ग्रसित नहीं होते हैं, पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। तो शराब का सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से डॉक्टर आप बता रहे हैं कि इन सेवन से बचने से हेपेटाइटिस बी और सी से भी बचा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बी और सी से अगर बचेंगे तो निश्चित रूप से लिवर कैंसर से बचने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सर्जरी की बात की जाए, आपने बताया था कि सर्जरी होती है, डॉक्टर मैंने जहाँ तक सुना है कि लिवर जो है वो उसका साइज़ बढ़ता है, अगर सर्जरी में लिवर का एक पार्ट काट भी दिया जाए तो उसका साइज़ बढ़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट को लेके आज भी एक न्यूज़ थी कि बंसल हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है रिसेंटली। तो जो लीवर डोनर होते हैं, हम लगभग अपने शरीर का 40% तक का लीवर डोनेट कर सकते हैं, और वो 3 से 4 सप्ताह में रीजनरेट हो जाता है। तो इसी तरह जब लीवर कोई कैंसर लीवर की वजह लीवर अफेक्ट होता है किसी कैंसर से, तो यदि हम उतने हिस्से को निकाल देते हैं तो जो बाकी लीवर है वो साइज में बढ़ के रीजनरेट होकर हमारे फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, और लीवर सुचारू रूप से काम करता रहता है। ये लोगों की धारणा होती है कि लीवर निकल जाएगा तो शायद मेरी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी या मैं और बीमार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो सामान्य व्यक्ति भी लीवर जो ट्रांसप्लांटेशन में डोनेट करता है, लीवर को डोनेट किया जाता है, तो लीवर रीजनरेट हो जाता है। और ये हमें देखना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो हेपेटाइटिस बी सी या सिरोटिक लीवर डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें बचा हुआ लीवर कितना काम कर रहा है, क्योंकि यदि बचा हुआ लीवर 40% से भी कम काम कर रहा है और आपने उसमें से आधा निकाल दिया तो मरीज के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए लीवर फंक्शन, जो रेमिनेंट लीवर फंक्शन होता है, उसके हम असेस करते हैं कि कितना लीवर बचेगा सर्जरी के बाद। उस सर्जरी में जो बचा हुआ लीवर है क्या रीजनरेट होकर इनकी जो सामान्य तौर पे हमें लीवर के जितने एंजाइम्स की लीवर की जितनी ज़रूरत होती है वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसी आधार पर मेजर सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। किंतु यदि लीवर उसके लिए सुटेबल नहीं है तो ट्रांसप्लांटेशन का एक ऑप्शन होता है, और यदि वो भी ऑप्शन नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, टेस है, TR है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, फिर इन विधाओं का प्रयोग हम इलाज के लिए करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पहले ये समझने का प्रयास किया जाता है कि अगर लिवर की सर्जरी होती है तो उससे मरीज को आगे नुकसान ना हो, लेकिन सामान्य तौर पर यदि बात की जाए तो क्या लिवर सर्जरी सेफ है? हाँ जी हाँ, लीवर सर्जरी बहुत एक बड़ी सर्जरी मानी जाती है, और लोगों को इसके लिए जनरली बोलते हैं कि बड़े शहरों में आके इसका इलाज करना चाहिए। किंतु अब हर जगह पे, हर बी ग्रेड टाउन में मैं बोलूँगा कि ये फैसिलिटी उपलब्ध है और लीवर सर्जरी की जा रही हैं। लीवर सर्जरी के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, और यदि प्रॉपर वर्कअप के साथ लीवर सर्जरी की जाती है तो क्वाइट सेफ है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि लिवर सर्जरी सेफ़ है अगर प्रॉपर उसको किया जाए तो। लेकिन एक बात समझना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आपने बताया था कि लिवर ट्रांसप्लांट भी होते हैं। तो अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो क्या पहले उन लिवर्स की भी जाँच की जाती है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और मरीज़ को यदि मरीज़ की बॉडी में लगाए जा रहे हैं, तो उससे मरीज़ को आगे नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो भी व्यक्ति डोनर होता है या जो लीवर को डोनेट करता है, पहले उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि उसका लीवर सेफ़ है कि नहीं है। उसका लीवर यदि हेल्दी होता है तभी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसप्लांट किया जाता है, अदरवाइज़ वो डोनर है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर बात की जाए डॉक्टर अंतिम संदेश की, तो जो मरीज़ हैं और जो ना पीड़ित हों लेकिन आगे हो सकते हैं, संभावनाएँ होती हैं बहुत बार, तो क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है उसको हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे इफ़ेक्टिव है। दूसरा ये है कि जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, उनको उससे बचना चाहिए, और यदि नहीं बच पा रहे हैं या लंबे समय से कर चुके हैं, उनको अपने लीवर के टेस्ट कराने चाहिए और रेगुलर टेस्ट कराने चाहिए, जिससे ये पता चले कि उनका लीवर कहीं सिरोटिक लीवर में तो तब्दील नहीं हो रहा है। बिल्कुल। इसी तरह जो लोग मोटे लोग हैं उनको भी अपना लीवर का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए और देखना चाहिए यदि फैटी लीवर है तो फैटी लीवर जिनको होता है उनको अपने बॉडी वेट को कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि उस फैट को लीवर से रिमूव किया जा सके। बिल्कुल। तो ज़्यादातर देखा जाए तो नियमित रूप से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चेकअप यदि कराया जाए तो शायद इस बीमारी से हम बच सकते हैं, क्योंकि समय पर इस बीमारी का पता हमें चल जाएगा। तो डॉक्टर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जो आपने मरीजों से और दर्शकों से साझा की उसके लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।